बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इडियोक्रेसी। मानव जाति का ये मानना है कि जैसे जैसे समय बीतता है इंसान की बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि हमारे अतीत में ऐसा ही हुआ है। लेकिन जो चीज आगे जाती है वो पीछे भी आती है, और हो सकता है कि आने वाले कई सौ सालों में इंसान की बुद्धि का विकास ना होकर उसकी बुद्धि लगभग खत्म ही हो जाए, वो छोटे बड़े फैसले भी ना ले पाए। और कुछ ऐसा ही दिखाया गया है इस कहानी में, जिसका नाम है इडियोक्रेसी। कहानी शुरू होती है सन 2005 से, जहां पर ये दिखाया जाता है कि कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स की आपस में मीटिंग हो रही होती है। तभी वहां पर एक मिलिट्री ऑफिसर बोलता है कि हम कभी अपने बेस्ट पायलट्स, सोल्जर्स और ऑफिसर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनका यूज नहीं हो पाता, क्योंकि कोई भी जंग नहीं होती और उससे पहले वो रिटायर हो जाते हैं या मर जाते हैं, और हमें जरूरत है ऐसे लोगों को बचाने की। इसीलिए ये एक ह्यूमन हाइब्रिनेशन प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, जिसमें ये किसी भी इंसान को एक स्लीपिंग चैम्बर में डालेंगे और उसकी पूरी बॉडी को फ्रीज कर देंगे, और जब भी उस इंसान की, उस ऑफिसर की, उस पायलट की इन्हें जरूरत होगी तो उसे उस स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जो भी होगा, जो भी फ्रीजिंग टेम्परेचर में होगा, उसकी उम्र कभी भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अभी तक सिर्फ ये थियरी है, इनके पास सारे इक्विपमेंट्स है, इनका एक्सपेरिमेंट रेडी है, लेकिन इसके लिए इन्हें 2 लोगों की जरूरत है जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट को टेस्ट कर सके। यहाँ पर एक सोल्जर होता है जिसका नाम होता है जो बावर्स। ये हर एक चीज में बिलो एवरेज होता है, ये किसी भी चीज में अच्छा नहीं होता, यानी कि पूरी आर्मी में इससे बड़ा नाकारा कोई भी नहीं है, और साथ ही साथ इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता, ना माँ बाप, ना पेरेंट्स, ना भाई बहन, ये अकेला है। इसीलिए एक्सपेरिमेंट में अगर कोई गलती हो भी जाती है, इसकी जान चली भी जाती है, तो इनसे सवाल पूछने वाला कोई भी नहीं है। और जो की ड्यूटी एक लाइब्रेरी में लगाई जाती है, क्योंकि लाइब्रेरी में कोई भी पढ़ने के लिए नहीं आता, इसीलिए जो के पास कोई काम नहीं होता। जो का ऑफिसर उसके पास जाता है, उसे कहता है कि हम तुम्हें यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं, तुम्हारी जगह यहाँ पर अब कोई और काम करेगा, तुम्हें एक नए प्रोजेक्ट में भेजा जा रहा है। जो कहता है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं 8 साल और जॉब करूंगा, उसके बाद मैं पेंशन पर रिटायर हो जाऊंगा और जिंदगी आराम से बिताऊंगा, मैं इस काम में अच्छा हूँ। उसका ऑफिसर कहता है कि दिन भर कुर्सी तोड़ने में तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अब तुम्हें एक नए प्रोजेक्ट में भेजा जाएगा। जो कहता है कि ठीक है, मैं इस नए आदमी को सिखाकर उसके बाद नए प्रोजेक्ट में आ जाऊंगा। उसका ऑफिसर कहता है कि दिन भर कुर्सी पर बैठने और टीवी देखने का काम खुद सीख सकता है, और वो उसे अपने साथ ले जाता है। अब इन्हें एक फीमेल की भी जरूरत है, लेकिन जो की टक्कर का नाकारा इन्हें पूरी आर्मी में नहीं मिलता, इसीलिए ये एक प्रोस्टिट्यूट को हायर करते हैं जिसका नाम रीटा होता है। और जब रीटा को स्लीपिंग चैम्बर के अंदर डाला जाता है तो वो डर जाती है। जो उसे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ये पूरी तरह से सेफ है। रीटा जो से पूछती तुम्हें कैसे पता? जो कहता है क्योंकि इससे पहले इसे कुत्तों पे और अलग अलग चीजों पे टेस्ट किया जा चुका है। अब इन दोनों को स्लीपिंग चैम्बर में सुला दिया जाता है, और ये मिशन टॉप सीक्रेट मिशन होता है, और जो इस मिशन का हेड होता है उसे प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इस स्कैंडल के बाद इस पूरी जगह को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। लेकिन जो और रीटा अभी भी उन्हीं स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर है जो मलबे के नीचे दब चुके हैं, और धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से भुला दिया जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, और वक्त बीतने के साथ इंसान अपनी इंटेलिजेंस खोते चले जाते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि साइंटिस्ट इसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन साइंटिस्ट बाल उगाने और सेक्स पावर बढ़ाने की दवाओं पर ही काम कर रहे होते हैं। वो इंसानों के मानसिक विकास की तरफ ध्यान ही नहीं देते, और अगले 500 सालों में इंसान पूरी तरह से मूर्ख बन जाता है, और वक्त आता है 2505 का, और ये वो वक्त होता है जब इंसान अपनी बेसिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में सक्षम नहीं है, जो कि है गार्बेज, यानी कि कूड़े के ढेरों के ढेर लगे। लेकिन इंसानों के अंदर अब इतनी भी अक्ल नहीं है कि वो इन कूड़े के पहाड़ों को मैनेज कर सके, जो कई 100 सालों से यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। और 3 मार्च 2505 को एक कूड़े की गाड़ी एक कूड़े के पहाड़ पर कूड़ा छोड़ रही होती है। तभी वहाँ से ऊपर से बहुत सारा कूड़ा नीचे खिसकना शुरू हो जाता है, और इस ढेर में वो 2 स्लीपिंग चैम्बर्स भी होते हैं, जिसमें आज से 500 साल पहले रीटा और जो को सुला दिया गया था, जो
अभी भी उसके अंदर है और ये दोनों स्लीपिंग चैम्बर्स कूड़े के साथ उस कूड़े के पहाड़ से नीचे खिसकना शुरू हो जाते हैं और जो का जो स्लीपिंग चैम्बर होता है वो एक आदमी के घर की दीवार तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। जो का स्लीपिंग चैम्बर खुल जाता है और जब जो बाहर निकलता है तो उसे बहुत थकान महसूस होती है क्योंकि वो 500 सालों बाद उठा है। जो वहाँ पर बैठे एक आदमी को बोलता है क्या हम बेस पर हैं? वो आदमी बोलता है कौन सा बेस, और वो उसे घर से उठाकर बाहर फेंक देता है। जो सामने देखता है कि एक दुकान के बाहर लिखा होता है बर्थ फकर्स और यहाँ पर अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और इस शॉप के ऊपर बर्थ फकर्स इसलिए लिखा होता है क्योंकि बच्चे बड़ों को बहुत परेशान करते हैं और उसी को संबोधित करने के लिए इस जगह का नाम जहाँ पर बच्चे हैं बर्थ फकर्स रखा गया है। जो को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि जहाँ पर बच्चे हो और वहाँ पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल थोड़ा अजीब है। जो इसके बाद वहाँ से आगे निकल जाता है। वो सड़क पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जो के बोलने का तरीका बहुत ज्यादा फॉर्मल होता है। लेकिन इस सदी में कोई भी अपनी भाषा में अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। भाषा पूरी तरह से खराब हो चुकी है। माँ बहन भाई बाप की गाली भाषा का एक अहम हिस्सा है। ना इससे किसी को बुरा लगता है और ना ही कोई इस बात पे लड़ता है कि किसी ने किसी को गाली दी क्योंकि समाज अब इसी भाषा का इस्तेमाल करता है। जो को लगता है कि उस मशीन की वजह से उसे हेल्यूसिनेशन हो रही है। वो एक हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में चारों तरफ गंदगी होती है। जो जब वहाँ पर पानी पीने के लिए जाता है तो पानी की जगह टैप से इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि ब्रेवेंडो कंपनी का होता है वो निकल कर आता है। जो इस बात से हैरान होता है। वहाँ पर वो एक आदमी से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे पीने के लिए रेगुलर वाटर कहाँ मिलेगा? वो आदमी हैरानी से पूछता है पानी? जो कहता है कि हाँ। वो आदमी कहता है जो टॉयलेट में होता है, तुम उस पानी की बात कर रहे हो? जो कहता है मुझे पीने का पानी चाहिए और वो आदमी वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। जो को कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद जो अपने चेकअप के लिए एक दूसरे डॉक्टर के पास जाता है जो उसे ये बताएगा कि उसे एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। वो आदमी उसे छोटी छोटी लोहे की 3 रॉड्स देता है जिस पर वायर्स लगी होती है और कहता है कि एक को मुंह के अंदर डालो, एक को कान के और तीसरे को अपने बट के अंदर डालो। जो इस तरीके से हैरान होता है लेकिन फिर भी वो एक रॉड को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है और एक को अपने कान के अंदर और तीसरी रॉड उसके हाथ में होती है। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि शायद मुझसे गलती हो गई, जो तुम्हारे मुंह के अंदर है इसे बट में डालना था, ये बट की रॉड है। जो वहाँ से भाग जाता है और वो गेटोराइड से वहाँ पर अपने मुंह को साफ करता है। इसके बाद जो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर सिगार पीता हुआ उसके पास आता है और उसके कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कोई सड़क छाप इंसान हो और उसका बिहेवियर भाषा बिल्कुल कैजुअल होती है। जो डॉक्टर को कहता है कि शायद आर्मी वालों ने मुझे कोई ड्रग्स दिया है जिसकी वजह से मुझे अलग अलग चीजें महसूस हो रही है और दिख रही है। आप मुझे कोई दवा देकर वापस मुझे आर्मी के बेस में पहुंचा दीजिए। डॉक्टर को उसकी बातें समझ में नहीं आती। डॉक्टर को लगता है कि उसे कोई दिमागी सदमा पहुंचा है। डॉक्टर उसे समझाता है लेकिन डॉक्टर के समझाने में गालियां ज्यादा और बातें कम होती हैं। डॉक्टर उसे कहता है कि अपने हाथ को इस मशीन के अंदर डालो ताकि हम तुम्हारे टैटू को स्कैन कर सकें। तभी जो वहाँ पर देखता है कि ये साल 2505 है यानी कि 500 साल बीत चुके हैं क्योंकि जब उसे स्लीपिंग चैम्बर में डाला गया था तो वो वक्त था 2005 का। और जो खिड़की से बाहर देखता है पूरा शहर तबाह हो चुका है। यहाँ पर बिल्डिंगें गिर चुकी है और जितने भी लोगों को कभी जानता था वो सब के सब मर चुके हैं। और जब डॉक्टर को पता चलता है कि उसके हाथ में टैटू नहीं है तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कहता है ये अनस्कैनेबल है, इसको स्कैन नहीं किया जा सकता क्योंकि इस वक्त में हर एक इंसान के हाथ में टैटू होता है। जो वहाँ से भाग जाता है और अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। वो एक ऐसी सदी में पहुंच चुका है जहाँ पर इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब मूर्ख हैं। जो को पुलिस पकड़ लेती है, उसे कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट में उसके लिए एक वकील भी बुलाया जाता है और ये वकील वही होता है जिसका घर तोड़कर जो का स्लीपिंग चैम्बर अंदर घुस गया था। यहाँ पर जो के ऊपर 2 बड़े आरोप लगते हैं। एक, उसने हॉस्पिटल का बिल नहीं चुकाया और दूसरा, उसके हाथ में टैटू नहीं है जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह है। और जब दूसरा वकील जो के ऊपर ये आरोप साबित कर रहा होता है तभी जो का वकील बोलता है कि आई ऑब्जेक्ट। जो को लगता है कि अब ये मुझे निर्दोष साबित कर देगा लेकिन उसका वकील कहता है कि इसने सिर्फ यही नहीं किया, इसने मेरे घर को भी तोड़ा और सबसे बड़ी बात, इसने मुझे टीवी पर शो देखने से इंटरप्ट किया। जो सच्चाई बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता, उसका मजाक उड़ाया जाता है और जज कहता है कि यू आर गिल्टी।
अब जो को जेल ले जाने से पहले उस जगह ले जाया जाता है जहाँ पर उसके हाथ पर टैटू फिक्स किया जाएगा, और जो पुलिस वाला उसे ले जाता है उसके हाथों में हथकड़ी नहीं लगाता, बल्कि उसके गले में एक पट्टा डालता है जिसमें एक रॉड फिक्स होती है। उसे उस तरह से ले जाया जाता है जैसे सड़क छाप कुत्तों को ले जाया जाता है। उसे एक मशीन के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि इसके अंदर हाथ डालो। जो उस मशीन के अंदर हाथ डालता है, अंदर से कंप्यूटराइज्ड आवाज आती है और वो मशीन जो को एक नंबर बताती है। जो से पूछती है क्या ये तुम्हारा नंबर है? जो बोलता है कि आई एम नॉट श्योर। मशीन को लगता है कि जो ने कहा है कि आई एम नॉट श्योर, यानी कि नॉट श्योर उसका नाम है, और उसके हाथ में नॉट श्योर का टैटू फिक्स हो जाता है, यानी कि जो का नाम अब नॉट और उसका सरनेम श्योर है। इसके बाद जो को एक दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर उसका IQ टेस्ट होगा, ताकि उसी के हिसाब से जेल में उसे काम दिया जाए। और वहाँ पर उससे इस दुनिया का सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक बाल्टी है जिसके साथ 2 गैलन्स हैं और दूसरी बाल्टी के साथ 5 गैलन्स हैं, तो तुम्हारे पास कितनी बाल्टी है? जो हैरानी से बोलता है 2, क्योंकि ये सवाल जो के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन इस वक्त में ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद जो को जेल में ले जाया जाता है, लेकिन जो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि रीटा भी अपने स्लीपिंग चैम्बर से निकल चुकी है और एक बार फिर इस दुनिया में वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करना शुरू कर देती है। लेकिन उसे एहसास होता है कि यहाँ पर सभी लोग बेवकूफ हैं। वो उनसे पैसे ले लेते और कहते हैं कि तुम अगले 2 दिन बाद आना, और लोग उसकी बातें मान जाते हैं। इस तरह से रीटा पैसे भी कमा रही होती है और उसे कुछ काम भी नहीं करना पड़ता। वही जो अब भागकर अपने उसी वकील के घर जाता है जिसका घर उसके स्लीपिंग चैम्बर से टूटा था। जो के पीछे पुलिस भी होती है, और जो अपने वकील फ्रीटो को कहता है कि जिस वक्त से मैं यहाँ पर आया हूँ उस वक्त में इंसान टाइम ट्रेवल मशीन बनाने वाले थे। क्या तुम किसी टाइम ट्रेवल मशीन के बारे में जानते हो? फ्रीटो कहता है कि हाँ, मैं ऐसी मशीन के बारे में जानता हूँ जिससे तुम समय में वापस जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? जो कहता है कि मैं उस टाइम ट्रेवल मशीन से आज से 500 साल पीछे अपने वक्त में जाऊंगा और तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे डलवा दूंगा जो आज के वक्त में 80 बिलियन डॉलर्स बन जाएंगे। इस बात को सुनकर फ्रीटो खुश हो जाता है और वो तय करता है कि वो जो की मदद करेगा, और वो उसे अपने साथ गाड़ी में उस तरफ ले जाता है जहाँ पर वो टाइम ट्रेवल मशीन है। रास्ते में इन्हें रीटा भी मिलती है और रीटा को भी ये अपने साथ उस जगह ले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट होती है, और जब ये इसके अंदर जाते हैं तो तभी वहाँ पर एक मशीन जो के हाथ में जो उसके नाम का टैटू है नॉट श्योर, वो मशीन उसके टैटू को स्कैन कर लेती है और पुलिस को पता चल जाता है कि जो यहाँ पर है। फ्रीटो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और जो को पुलिस पकड़ लेती है। रीटा बच जाती है क्योंकि रीटा उस वक्त वॉशरूम में गई थी, और जो एक बार फिर से पुलिस की हिरासत में है। लेकिन इस बार उसे जेल नहीं ले जाया जाता, बल्कि उसे व्हाइट हाउस में ले जाया जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट रहता है, और वहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुम इस पूरी दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो, क्योंकि जेल में जो तुम्हारा IQ टेस्ट हुआ था उससे ये पता चलता है कि तुमसे बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है। जेल में जो उससे 2 बाल्टियों वाला क्वेश्चन पूछा था, इस दुनिया के लिए वो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, जबकि जो के लिए वो एक मामूली बात थी। हालांकि जो का अपनी दुनिया में कोई IQ लेवल नहीं था, लेकिन यहाँ पर इस समय में वो संसार का सबसे बड़ा सबसे बुद्धिमान इंसान है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट आते हैं जो कि 5 बार स्मैकडाउन चैंपियन रह चुके हैं। साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े पॉर्न स्टार भी हैं, और वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हैं, और इनकी भाषा, रहन सहन, चाल चलन पूरी तरह से अभद्र होता है। प्रेसिडेंट कमाचो पब्लिक के सामने जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपनी फसल की प्रॉब्लम को पूरी तरह से दूर कर दूंगा। दरअसल इस वक्त में फसलें नहीं उगरी होती। प्रेसिडेंट कमाचो कहते हैं कि अब हमारे पास वो इंसान है जिसका नाम है नॉट श्योर, और ये इस प्लेनेट का सबसे बुद्धिमान इंसान है, और ये न केवल फसलें ना उगने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, बल्कि डस्ट स्टॉर्म्स को और साथ ही साथ इकोनॉमी को भी पूरी तरह से ठीक कर देगा। और प्रेसिडेंट कमाचो सबको इस चीज का वादा करते हैं। अब जो यहाँ पर अपने वकील को भी बुला लेता है जिसे पता है कि टाइम मशीन कहाँ पर है। उसका वकील उसे बताता है कि टाइम मशीन म्यूजियम में है। जो सबको बोलता है कि हम म्यूजियम के पास वाली जगह पर फसलें देखने के लिए जाएंगे, और जो और बाकी के सभी बड़ी बड़ी पोजीशन वाले लोग वहाँ पर फसलें देखने के लिए जाते हैं। जो देखता है कि वहाँ पर फसलें उगी नहीं रही होती। साथ में रीटा को भी पकड़कर यहाँ पर ले आते हैं क्योंकि जो ने बोला था कि मुझे उस लड़की की जरूरत है, और अब
जो किसी भी कीमत पर रीटा के साथ इस वक्त से अपने वक्त में वापस जाना चाहता है। जो का वकील उसे एक नक्शा देता है जहाँ पर टाइम मशीन है। जो अपने आदमियों को बोलता है कि मैं रीटा से कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ, इसीलिए उसे अकेले में ले जाता है ताकि वहाँ से भाग सके। और जब वो उस नक्शे को देखता है जो उसे उसके वकील ने दिया होता है, तो उसमें उसकी बेवकूफ़ी का पूरा मुजाहरा होता है, क्योंकि उसमें एक पॉइंट पे ये लिखा होता है कि आप यहाँ पर है और टाइम मशीन वहाँ पर, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो जिस पॉइंट पर है वो कहाँ पर है। इसीलिए इनके भागने का प्लान फेल हो जाता है। यहाँ पर जो को ये पता चलता है कि ये फसलों में पानी नहीं बल्कि स्पोर्ट्स ड्रिंक डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से फसलें उग नहीं रही होती। और अब जो को रीजन पता है। इस वक्त में कंपनी होती है जिसका नाम होता है ब्रंडो कंपनी, और इस दुनिया के सभी लोग, जीव जंतु, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी ब्रंडो कंपनी का ड्रिंक पीते हैं। और ये सब शुरू हुआ 2330 से। लेकिन अब जो को पता है कि उसे क्या करना है, और वो कैबिनेट के बड़े बड़े अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है कि हमें फसलों में पानी डालना होगा, ना कि ब्रेंडो एनर्जी ड्रिंक। लेकिन सब बोलते हैं कि वाटर, वो जो हमारे पेट से टॉयलेट निकलता है, हम उसे फसलों में नहीं डाल सकते। यहाँ के लोगों को उसकी बात समझ में नहीं आती। वो बोलते हैं कि अगर टॉयलेट से फसल उग सकती तो टॉयलेट के अंदर फसल क्यों नहीं उगती। जो इन सबको काफी सारे लॉजिक्स देने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। तब जो एक इलॉजिकल बात करता है, वो कहता है कि मैं फसलों से बात कर सकता हूँ और फसलों ने मुझे खुद कहा कि हमें पानी की जरूरत है। और इस तरह से सबको मना लेता है कि वो यहाँ पर ब्रेंडो एनर्जी ड्रिंक ना डालकर खेतों में पानी डालेंगे, जिससे फसलें उगेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो धूल के तूफान चलते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर फसलों को पानी देना शुरू हो जाता है, लेकिन काफी दिनों तक फसलें नहीं उगती। फसलों को पानी देने की वजह से ब्रांडो कंपनी के शेयर्स, उसके स्टॉक्स मार्केट में जीरो हो जाते हैं और आधी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हो जाती है, क्योंकि इस वक्त की आधी दुनिया ब्रांडो कंपनी के लिए ही जॉब करती है। और इस सब के लिए जो को जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे एक बार फिर से जेल में डाल दिया जाता है। और समाचारों में ये बताया जाता है कि जो को सजाए मौत दी जाती है और उसका सामना होगा बीफ सुप्रीम से, जो उसे अपने ट्रक से कुचलकर मार देगा। और ये होगा खुले आसमान के नीचे, पूरी दुनिया के सामने। और अब वो रात आती है जब बीफ सुप्रीम के सामने जो है, जो के पास एक छोटी सी गाड़ी होती है जिससे उसे बीफ सुप्रीम के बहुत बड़े बुलडोजर का सामना करना है। लेकिन बीफ सुप्रीम एक बेवकूफ है, इसीलिए वो इस शो के अंदर आने से पहले बहुत बड़े मलबे के ढेर के नीचे दब जाता है। यहाँ पर दो और गाड़ियाँ होती है जो उन दोनों गाड़ियों की आपस में टक्कर करवा देता है, लेकिन बीफ सुप्रीम उस मलबे के ढेर से बाहर निकलता है और अब उसके हाथ में एक मशीन है जिससे आग निकलती है और वो इससे जो को मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रीटा को और उसके वकील को ये पता चल जाता है कि जो ने जो फसल उगाई थी उस पर छोटे छोटे पौधे अंकुरित होना शुरू हो गए हैं। और रीटा और जो का वकील उस जगह आ जाते हैं जहाँ पर बीफ सुप्रीम जो को मारने वाला होता है। वहाँ से जो का वकील एक कैमरामैन को उस जगह ले जाता है जहाँ पर फसल उगी हुई है और वो कैमरे में उस सीन को दिखा देता है जहाँ पर खेत में हर तरफ छोटे छोटे पौधे अंकुरित हो चुके हैं। और जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट और वहाँ के सभी लोग ये देखते हैं तो वो जो को मरने से पहले बचा लेते हैं। अब सब के सब खुश है क्योंकि फसलें उगना शुरू हो गई हैं। इसीलिए जो की जान को अब कोई खतरा नहीं है। जो रीटा को बोलता है कि हमें टाइम ट्रेवल मशीन से वापस जाना चाहिए, लेकिन रीटा मना कर देती है। वो कहती है कि मैं यहीं इसी दुनिया में रहना चाहती हूँ, वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि उस वक्त में मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें थी। मैं जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ और यहाँ पर मुझे स्टारबक्स में CEO की पोस्ट भी मिल गई है। जो कहता है ठीक है मुझे जाना होगा, लेकिन तभी यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो अनाउंस करता है कि मैं जो को अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ। जो कहता है कि नहीं, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। लेकिन यहाँ पर जो सारे लोग हैं उन्हें जो से काफी उम्मीदें हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उन्हें कौन सॉल्व करेगा। जो कहते हैं कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा और उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने फसलों की। वहाँ पर एक आदमी ये बोलता है कि फ्लोरिडा में न्यूक्लियर रिएक्टर लीक हो रहा है, उसका क्या। और जो जानता है कि ये इस चीज का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते और वो तय करता है कि वो 2505 से वापस 2005 में अपनी सदी में वापस नहीं जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। और कुछ वक्त बाद वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है
और रीटा से शादी भी कर लेता है। रीटा और जो के 3 बच्चे होते हैं जो इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। जो का जो वकील होता है फ्रीटो, वो भी अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है। वो 8 शादियां करता है और उसके 32 बच्चे होते हैं जो इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख बच्चे होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म का बजट बहुत कम होने के बावजूद भी लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, इसे बहुत सराहा। हालांकि इस फिल्म को थिएटर बहुत कम मिले थे। ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 और इस मूवी को एक कल्ट फिल्म में काउंट किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।